तो दोस्तों आपके सामने आज हम आए हैं एनसीईआरटी नोट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपके किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनको हमारे साथ अच्छे से देखें। और ये नोट्स जो हैं ये मैं किसी भी जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं हमारे 6th-12th के, उनमें से ला रहा हूँ। और आपके पहले जो अभी स्टार्टिंग में आएंगे, हो सकता है कि आसान आसान हो, फिर धीरे 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 बड़ी बड़ी क्लासों के आते रहेंगे। जैसे मैं भी इस नोट्स को मैं 8th क्लास से बना रहा हूँ, तो 8th क्लास के अभी मैं ये नोट्स मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे से देखें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम हम देते हैं, हमने ये देखा है कि एनसीईआरटी से उसमें क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इनको अच्छे से याद करने की कोशिश करें। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम समाधान में, और आज हम पढ़ते हैं अपने इन प्रश्नों की ओर। तो पहला पॉइंट जो इसमें है वो है कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। इसमें जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, जीवाणु, ये हमारे इसके 4 हमारे क्या हो गए, वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे जीवाणु होते हैं इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि तो क्षय रोग होता है, हैजा होता है और टाइफाइड होता है। ये हमारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं। दोस्तों वैसे और भी बहुत सारे रोग हैं इससे होने वाले, पर अभी मैं आपको ये 8th बेस पे पढ़ा रहा हूँ। तो 8th बेस में अभी इतने ही लाऊंगा, फिर अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो वैसे वैसे इसमें पॉइंट हम ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, वैसे विषाणु या वायरस, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस ए, ये हमारे विषाणु से या वायरस से होने वाले रोग होते हैं। जैसे पोलियो या खसरा, इनके बारे में सुना ही होगा आपने, चिकन पॉक्स बचपन में, या फिर ऐसा बोलते हैं कि लाइफ में एक बार जरूर होता है चिकन पॉक्स। तो उसी टाइम में हमारा आ गया चिकन पॉक्स। ये हमारे किससे होते हैं अगर पूछ लिया जाए तो? वायरस। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि ये रोग किससे होता है या वायरस से होने वाले रोगों की इनमें से 4 ऑप्शन दे दो और इनमें से कौन सा सही है उसमें बताना होगा। तो ये भी उसमें आता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सा होगा? तो मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि संचरणीय रोग, संचरणीय रोग कौन से होते हैं? तो संचरणीय रोग में, संचरणीय मतलब क्या होता है? संचरण मतलब जिनका एक जगह दूसरे का फैलना या संक्रमित होना। संचरण मतलब कि जो फैलने वाले रोग होते हैं उनको बोलते हैं संचरणीय रोग। तो इसमें हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इसके बारे में जो लिखा गया बुक्स में, वो है कि ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? संचरणीय रोग होते हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, और आजकल जैसे हम बोले कोविड-19, ये भी हमारा किस में आता है? संचरणीय रोग में आता है। मतलब ये ऐसे रोग होते हैं जो कि या तो खांसने, थूकने, टच होने, या फिर उसने जैसे कोई पानी वो पिया, उस पानी को पीने से, या फिर उस पानी में अगर उसकी लार टपक गई, तो लार अगर किसी और ने उसको पी लिया पानी को, तो ये सब ऐसे रोग होते हैं जो कि फैलते हैं। ये किसी माध्यम में तो पानी हो जाएगा या जल हो जाएगा, मतलब भोजन हो जाएगा, या फिर हवा होगी या संपर्क होगा। तो ऐसे कोई भी रोग जो कि ऐसे इस माध्यम से फैलें, उन्हें कहते हैं संचरणीय रोग। तो सर्दी जुकाम तो आपको सामान्य पता ही है कि सर्दी जुकाम क्या होता है। अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, उसका अगर हम उसके एरिया में आ गए, या फिर उसने खांसा, तो उसके 1 मीटर, 2 मीटर या 10 मीटर जितने भी उसके आसपास में एरिया में अगर हम आते हैं, तो हमको भी जुकाम होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, बाकी चिकन पॉक्स तो आपने सुना ही होगा कि अगर गांव में किसी एक को हो गया तो फिर उसकी फैमिली, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे ऐसे करके पूरे गांव में फैल जाता है। सुना ही होगा इसके बारे में। क्षय रोग, टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। और क्षय रोग के बारे में आपने सुना होगा कि अगर जिसको टीबी है उससे दूर रहने के लिए बोला जाता है। उसका खाना अलग से रखने, मतलब उसको खाना घर में, मतलब उसके अलग बर्तन कर दिए जाते हैं। तो ये ऐसे रोग होता है जैसे कि अगर खांसी, उसको खांसे, उसके खांसने से, या फिर उसमें खांसने में क्या होता है कि हमारे लार में उस जो क्षय रोग के होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो आ जाते हैं, तो उनका फैलने का डर रहता है। तो संचरित रोग ऐसे ही रोग होते हैं जो कि इस माध्यम से फैल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें स्लाइड में पहुंचते हैं, जिसमें है हैजा। देखो हैजा क्या होता है? हैजा होता है जो कि बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। ठीक है, हैजा बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग, ठीक है, जो पानी से फैलता है। ठीक है, कैसे फैलता है? पानी से, और जिसमें गंभीर दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये हैजा के बारे में ऐसी एक पॉइंट था कि आ सकता है कि हैजा रोग कैसे फैलता है या किसके माध्यम से फैलता है, तो ये पानी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, जिसमें है कि पास्चुराइजेशन। इसको पास्चराइजेशन भी बोलते हैं, पास्चुराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या पास्चर भी बोलते हैं। तो पास्चुराइजेशन होता क्या है? ठीक है,
ये पहले से हम पढ़ते आए हैं और सुना भी। पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने करी थी, ठीक है। और लुई पास्चर के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? पास्चुराइजेशन। तो इनके द्वारा खोज करी कब गई? तो ये करी गई थी 20 अप्रैल 1862 में, और इस प्रक्रिया का जो प्रथम परीक्षण किया गया था कब? 20 अप्रैल 1865 को इस प्रक्रिया का प्रथम परीक्षण किया गया था। अब वर्ड तो हमने देख लिया कि पास्चुराइजेशन ये होता क्या है, हमने देख लिया कि इसकी खोज तो लुई पास्चर ने करी। कब करी, मतलब कब इसका परीक्षण पहली बार किया गया? तो 20 अप्रैल 1862 को किया गया। तो ये आता किस काम है, इसको जानने के लिए बढ़ते हैं आगे। और तो पास्चुराइजेशन होता क्या, देखो इसके ये होता है कि जो दूध को शुद्ध करता है, या फिर दूध के जो कीटाणु होते हैं उसमें जितने भी हमारे कीटाणु या फिर जो भी उसमें जम्स होते हैं उनको मारने के लिए एक विधि है खोजी गई है, उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। तो दूध के पास्चुराइजेशन की कितनी विधियाँ होती हैं? तो दूध के पास्चुराइजेशन की 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है, जो हम आगे देखते हैं। तो पास्चुराइजेशन जरूरी नहीं कि दूध का ही हो, कोई भी सामान जिसको हम लंबे टाइम तक या फिर एक लंबे टाइम तक हाँ उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसको एक टेम्परेचर पे गर्म या फिर एक टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। तो दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है उसकी 2 विधियां हैं। जैसे पहला होता है LTH, जिसको बोलते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दूध को 62 या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर उसको रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके जितने भी जम्स या कीटाणु वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और दूध बहुत ही लंबे टाइम तक चल जाता है। तो पहला तो हो गया हमारा LTH मेथड बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या होता है HTST, ठीक है। HTST इनका लो फॉर्म हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, LTH और HTST। तो HTST क्या होता है? इसका होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें दूध को हमारे क्या होता है 71.7 मतलब 71 डिग्री जो सेल्सियस पर 15 सेकेंड, सिर्फ 15, हाँ कितनी बार ये होता है, इसमें ये होता है कि 15 से 30 सेकंड होता है। वैसे इसमें से 15 मतलब लिखा है कैलकुलेशन कि यहाँ से स्टार्ट होता है, पर 15 to 30 सेकंड तक इसको गर्म करते हैं और जिससे इसके जितने भी इसमें जम्स होंगे कीटाणु होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। तो मेन हमने जो इसमें पहले पढ़ा कि पास्चुराइजेशन, तो पास्चुराइजेशन जो होता है इसका मेनली यह है कि किसी भी चीज़ को एक लंबे टाइम तक अगर हमें कंटेन करना है, रखना है, तो उसको रखने के लिए क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड इनको अच्छे से याद कर लें, LTH और HTST, क्योंकि कितनी बार आता है कि LTH में कितने डिग्री तक या फिर कितने टाइम तक रखा जाता है जिससे कि दूध को लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है, या फिर HTST में कितने टाइम तक रखा जाता है, मतलब इसमें 15 to 30 सेकेंड एक उसमें ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बेसिलस एंथ्रेसिस इसकी खोज जो करी थी वो रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी 1876 मतलब 1876 में, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब यहाँ चलो बता तो दिया मैंने क्या है, पर एंथ्रेसिस होता क्या है, ये एंथ्रेक्स रोग होता क्या है? तो एंथ्रेक्स रोग आप सबने सुना होगा कि जो गाय होती हैं, ठीक है, गाय या फिर इनके जो गाय होती हैं उनके खुर या उनके मुंह में ये रोग होता है। मतलब उनके खुर या मुंह में क्या हो, मतलब कि इनके एक जीवाणु टाइप का होता है ये, जो कि उनके मवेशी मतलब जो होते हैं ना हमारे जो गाय भैंस ये होते हैं, उनके पैरों में कीड़े टाइप के पड़ जाते हैं, फंगल मतलब इन्फेक्शन हो जाता है उनके पैरों में, और मतलब कीड़े टाइप के पड़ जाता है, पूरा इन्फेक्शन हो जाता है उनके पैरों में, और इस रोग से उनकी मृत्यु होने की भी संभावना होती है। तो यहाँ पे हमारे रॉबर्ट कोच साहब ने 1876 में इसकी खोज मतलब इसके रोग के उपचार के लिए जो एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु खोजा था, उससे इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया एंथ्रेसिस होता है क्या। तो एंथ्रेक्स एक रोग होता है, ठीक है, जो कि गाय या फिर मवेशियों को मेनली होता है वैसे, उनके मतलब मुंह में भी और पैरों में, मेनली पैरों में, फिर उसके मुंह में यहाँ पे इसके फैलते हैं, और अगर ये एक जगह किसी को हो गया तो धीरे धीरे अदर उनको भी फैलते रहता है। तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि चेचक की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। चेचक की खोज नाम भी सुना होगा आपने बहुत बार, और बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है कि चेचक के बारे में। तो इसकी खोज जो करी थी एडवर्ड जेनर ने करी। कब करी? तो 1798 में। और चेचक के टीके की खोज करी थी, ठीक है, किसने? तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। कब करी थी? 1798 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होप सो आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप इसको अच्छे से लगा सकें इसका आंसर जब आए क्वेश्चन में, तो एक स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी?
पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज अगर बोला जाए किसने करा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। तो और इसके बारे में अगर मैं ऐसे ज़्यादा बोलूँ तो जब इनकी खोज कर रहे थे, इनकी खोज मतलब होता क्या है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन हमारा एक जैसे मतलब कुछ हरा हरा एक टाइप का पदार्थ हो जाता है, मतलब इसमें अगर मैं बोलूँ कि फफूंद टाइप का होता है करके ये। ठीक है, तो पेनिसिलिन के बारे में नहीं, इसमें मतलब ये जो अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा बताना चाहूँ तो इसमें ये था कि जो हमारे ये हैं फ्लेमिंग साहब हैं, इनने क्या करा कि इसका प्रयोग कर रहे थे ये, तो इनने देखा कि एक तस्तरी मतलब एक कोई थाली टाइप की होगी, उसमें कुछ हरे रंग के फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे उनने। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि फफूंद क्या है कि जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो उन्होंने जब इसको देखा तो इसके बाद में उन्होंने इसके बारे में सर्च करा, तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार जो फफूंद है ये बनाई गई है, जो फफूंद उसके ऊपर लगी है उसको क्या बोला, पेनिसिलिन बोला। तो इसकी खोज हमारे किसने करा, तो ये सिंपल हमने बताई दिया किसने करा, कब करा, तो 1928 में करा। ठीक है, तो इनको मेन याद रख लेना किसने करा, तो स्कॉटिश वैज्ञानिक थे हमारे कौन, नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद करें आप इसको। आगे बढ़ते हैं कि लुई पास्चर ने क्विंटवन की खोज कब की थी, तो इसकी खोज 1857 में करी थी। ये तो याद करना बहुत आसान होगा आप सबके लिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में सबने सुना होगा, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, वहाँ से लिंक कर सकते हो कि 1857 में क्या हुआ था कि क्रांति हुई थी 1857 की, और वहीं से हमारा उसी टाइम पे क्या हुआ कि लुई पास्चर ने क्विंटन की खोज भी करी थी। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या फिर क्विंटन। ठीक है, क्विंटन या फिर फर्मेंटेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं जो कि है कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो जो दूध को दही में परिवर्तन करता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कितनी बार आ चुका है एग्जाम में बता भी नहीं सकता मैं, कि बहुत बार ये एग्जाम में आ भी रखा है। आप इसको अच्छे से याद करें। ठीक है, याद क्या करें आपने, ये मुझे लगता है आप इस वीडियो को अगर एक दो बार देख लोगे तो आपको अच्छे से यहीं पे लर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमारा इतने ही पॉइंट हैं, और अगर आपको ये पसंद आती है तो हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, और जितना हो सके अपना साथ दें हमको, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।